नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल रज़ा एकेडमी में। चलिए आज हम यहाँ पे कवर करते हैं। हमने पिछले वीडियो में कवर किया था केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स को, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को किया था और एसिड बेस और सॉल्ट को किया था। और हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे 3 चैप्टर्स को। तो आज यहाँ से हमारा ये केमिस्ट्री जो हुआ, ये केमिस्ट्री पार्ट 2 वाला वीडियो हुआ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम कवर करेंगे 3 चैप्टर्स को। हमारे पास यहाँ पे क्या है कि मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु है, ठीक है दोस्तों। धातु और अधातु को कवर करेंगे हम लोग यहाँ पे आज। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो होगा हमारा वो होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है दोस्तों। और तीसरा जो चैप्टर हमारा होगा एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स और उसके जो पीरियड के हिसाब से उसके जो वर्गीकरण एलिमेंट्स का जो हुआ है, वही तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जिसको कहते हैं दोस्तों। तो ये 3 चैप्टर्स के बारे में आज हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसको हमने यहाँ पे असेंबल किया है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। ये सारी जो क्वेश्चंस हैं आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है 10th में, मैट्रिक में, जो बिहार बोर्ड में आप लोग जो बैठने वाले हैं, उसमें एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ग्रेफाइट होता है दोस्तों। हम सब जानते हैं कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों। और दोस्तों ग्रेफाइट के बारे में एक बात आपको और बता दें कि ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है, ग्रेफाइट एक सिंगल एक अधातु है। वैसे तो अधातु एक भी सुचालक नहीं होते हैं विद्युत के, मतलब गुड कंडक्टर जिसको कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, वो एक भी अधातु जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं दोस्तों। तो सिर्फ ग्रेफाइट ही एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों। फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इनमें से कौन से धातु अधातु होते हुए भी चमकीला होता है दोस्तों। हमको बताना है चारों ऑप्शन देख के कौन सा अधातु है जो चमकीला होता है। तो दोस्तों आयोडीन जो है एक ऐसा अधातु है, इसको कहते हैं एक्सेप्शनल केस दोस्तों। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है, अधातु होते हुए भी चमकीला होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है। देखिए दोस्तों, सबसे अधिक सक्रिय का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, जो सबसे ज़्यादा हर किसी से रिएक्शन करता हो। चाहे अगर आप उसको एनवायरनमेंट में रखें तो कोई भी हवा के साथ रिएक्शन कर लेगा, कुछ भी, और ऑक्सीजन के साथ, किसी के साथ भी रिएक्शन कर जाता है दोस्तों। तो वो उसका नाम होता है पोटासियम। जो पोटासियम होता है दोस्तों सबसे अधिक सक्रिय धातु होता है दोस्तों। फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है दोस्तों। तो कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि ब्रोमीन जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। सबसे पहले मतलब समझेंगे दोस्तों कि तन्य का मतलब क्या होता है दोस्तों। तन्य जो होती है धातुओं की एक जो होती है प्रॉपर्टी होती है, एक जिसमें धातु को आप अगर खींच के लंबा तार बना सकते हैं धातु की। तो सबसे ज़्यादा जो तन्य होता है दोस्तों वो सोना सबसे ज़्यादा तन्य होता है दोस्तों। सोना हम देखेंगे ऑप्शन में क्या सोना है, तो हाँ है सोना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सोना है, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो हम सब जानते हैं दोस्तों लिथियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है दोस्तों, सबसे सोडियम जो होता है ये भी बहुत रिएक्टिव होता है दोस्तों, ये भी हर किसी के साथ रिएक्शन कर जाता है। और लोहा, हम सब जानते हैं कि अगर धातु लोहा को ऐसे रखते हैं हम लोग तो उसमें जंग पकड़ लेता है, तो उसमें भी रिएक्शन बहुत होता है, उसमें भी वायु का प्रभाव बहुत पड़ता है। सोडियम में भी वायु का प्रभाव बहुत पड़ता है। और तांबा को अभी रखेंगे दोस्तों तो उसमें भी वायु का प्रभाव पड़ता है। तो सोना एक ऐसा धातु है दोस्तों जिसमें वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। धातुओं का जो है ना एक गुणधर्म होता है दोस्तों, ठीक है, एक गुण होता है उसके अंदर, एक फीचर्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो वो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि धातुओं को पीट कर लंबा चादर बनाया जाता है, जैसे लोहे का चादर बनाया जाता है दोस्तों। तो उसका जो वो फीचर है, उस फीचर को कहते हैं आघात वर्धियता, ठीक है दोस्तों, आघात वर्धियता, ठीक है दोस्तों। आंसर नंबर
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है दोस्तों। विद्युत बल्ब का तंतु मतलब विद्युत बल्ब, जो हम लोग बल्ब यूज करते हैं दोस्तों, हम लोग लाइट से जलाते हैं जो बल्ब, तो उसमें जो फिलामेंट होता है, तंतु को अंग्रेजी में कहते हैं फिलामेंट, वो किस धातु का बना होता है दोस्तों। तो वो हम सब जानते हैं कि वो टंगस्टन का बना होता है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि वो टंगस्टन का बना होता है। आंसर नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पीतल क्या है। पीतल क्या है, एक धातु है। पीतल एक अधातु है क्या, पीतल एक मिश्र धातु है या पीतल एक उपधातु है। तो हम सब जानते हैं दोस्तों पीतल एक मिश्र धातु है, दो धातुओं के मिलने से पीतल बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है दोस्तों। हमको सबको पता है कि लोहा और इस्पात को हम लोग इस सबको जंग से बचाने के लिए जो है ना, एक जंग से बचाने का तरीका होता है कि धातु की पतली परत चढ़ा देते हैं हम लोग दोस्तों। तो कौन से धातु की पतली परत चढ़ाते हैं दोस्तों, तो उस धातु का नाम होता है दोस्तों जिंक। जिंक की हम लोग पतली परत चढ़ाते हैं दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं दोस्तों। शुद्ध सोना जो होता है उसको व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। हम लोग दोस्तों जानते हैं कि सोना की जो शुद्धता की जो माप होती है उसे हम लोग यूनिट जो होता है उसका कैरेट होता है दोस्तों। तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट मतलब 24 कैरेट का होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि धातुओं की प्रकृति होती है दोस्तों। धातुओं की प्रकृति क्या होती है दोस्तों, धातु की प्रकृति क्या होती है, विद्युत घनात्मक होती है या विद्युत ऋणात्मक या उदासीन या कोई नहीं। हम सब दोस्तों जानते हैं कि धातु जो होते हैं विद्युत का अच्छा मतलब जो ये होते हैं वो सुचालक होते हैं दोस्तों, गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए धातुएं जो होती है विद्युत घनात्मक होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, 1 ग्राम सोना हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं कि सोना की तन्यता जो होती है उसको खींच के लंबा तार बनाने का जो गुण होता है उसके अंदर, वो सबसे ज्यादा सोना के अंदर होता है दोस्तों। तो अगर आप 1 ग्राम सोना लें तो उससे आप 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 2 किलोमीटर ये वाला ऑप्शन रहा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा सुचालक विद्युत का कौन है दोस्तों। तो हम सब जानते हैं दोस्तों सिल्वर सबसे ज्यादा सुचालक है विद्युत का। सिल्वर में विद्युत जो होता है सबसे तेजी से पास होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है दोस्तों। हम सब ने पिछले क्वेश्चन में, पिछले जो वीडियो में हमने पढ़ा था कि सबसे पोटासियम जो होता है वो किसी के साथ भी रिएक्शन कर जाता है दोस्तों। पोटासियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे पोटासियम जिसका सिंबल के होता है। ठीक है दोस्तों, जिसको पोटासियम का जो लैटिन नेम होता है दोस्तों वो कैलियम KALIUM कहते हैं दोस्तों, जिसलिए उसका सिंबल जो होता है दोस्तों वो के होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। ठीक है दोस्तों, हेमेटाइट धातु, हेमेटाइट जो है किस धातु का अयस्क है तो दोस्तों वो है आयरन का अयस्क। ठीक है दोस्तों, आयरन का अयस्क है हेमेटाइट। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्न में से कौन अति ज्वलनशील है। निम्न में से कौन अति ज्वलनशील है दोस्तों। तो श्वेत फास्फोरस जो होता है दोस्तों वो अति ज्वलनशील होता है दोस्तों। देखेंगे श्वेत फास्फोरस ऑप्शन में है कि नहीं, तो ये है ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सबसे कठोर तत्व कौन होता है दोस्तों। हम सब जानते हैं कि सबसे कठोर तत्व अगर हम कंपेयर करके देखें ऑप्शन में सोना, चांदी, जिंक या हीरा, हम लोग हर जगह सुनते हैं कि हीरा जो होता है दोस्तों वो सबसे कठोर होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये जो थे 20 क्वेश्चन थे वो आपके जो धातु एवं अधातु से 20 क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर जो करेंगे हमारे दोस्तों, नेक्स्ट लेसन जो हमारा है उसके हैं कार्बन एवं उसके युग। ठीक है दोस्तों, उसमें से ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये आज के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन क्या है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं। ठीक है दोस्तों, आप इथेन का सबसे पहले फिगर बनाइए। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है ये जानिए पहले। C2H6 ये इथेन का फॉर्मूला, सॉरी दोस्तों C2H6 जो होता है दोस्तों ये इथेन का फॉर्मूला आता है दोस्तों। ये दोस्तों C2H6 जो होता है दोस्तों वो इथेन का फॉर्मूला होता है। तो इसमें आप सहसंयोजक आबंध देखेंगे दोस्तों, आप अगर उसको ड्रॉ करेंगे, उसका जो चित्र बनाएंगे दोस्तों, तो उसमें आपको मिलेगा कि इसमें जो सहसंयोजक आबंध होते हैं दोस्तों वो 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं दोस्तों, क्योंकि C और C के बीच एक बॉन्ड, बाकी C और H के बीच जो होते हैं दोस्तों 6 बॉन्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, सहसंयोजक आबंध का मतलब होता है कि जो बॉन्ड होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयुक्त
संयोग कर क्या बनाता है दोस्तों? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्रोकार्बन बनाता है दोस्तों, हम सब जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? दोस्तों हम सब जानते हैं कि CnH2n2 जो है वो अल्केन का समान सूत्र है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्न में से हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन कौन सा ऐसा है जिसमें हाइड्रोकार्बन के ट्रिपल बॉन्ड होता है दोस्तों? 3 आबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड एक साथ। ठीक है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि C3H4 जो होता है दोस्तों, उसमें से हाइड्रोजन का जो होता है, सॉरी कार्बन का जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है दोस्तों। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है दोस्तों? सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है वो मीथेन है दोस्तों। हम सब देखेंगे कि मीथेन कहाँ ऑप्शन में, तो ये है दोस्तों। फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इथेन का आणविक सूत्र C2H2 है। इसमें कितने सहसंयोजक बंध है दोस्तों? आबंध है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे कितने सहसंयोजक आबंध है। तो दोस्तों हम यहाँ से हम लोग को मिलेगा कि 7 सहसंयोजक आबंध है। ठीक है दोस्तों, इथेन का जब आप फॉर्मूला C2H2 देखेंगे तो आपको मिलेगा कि C2H2 C और C के बीच में जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके बाद 2 CH बॉन्ड होता है दोस्तों। आप यहाँ पे अगर बनाएंगे ऐसे, जैसे एक CA हुआ, एक CA हुआ। ठीक है दोस्तों, ये C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ एक हाइड्रोजन C और H। ठीक है दोस्तों, और यहाँ एक हाइड्रोजन दोस्तों। देखिए दोस्तों, सेटिस्फाई भी करता है वैलेंसी। और यहाँ पे हम लोग ये जो होगा ये चित्र हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आप एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे दोस्तों। ये वाला पे यहाँ पे C और कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे कितने हो गए दोस्तों? 3 और 2 5 और 2 7 सहसंयोजक आबंध हो गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कि एथिलीन का IUPAC नाम क्या है दोस्तों? एथिलीन का IUPAC नेम जो है दोस्तों वो है हमारे पास इथीन, जिसको कहते हैं इथीन। एथिलीन का जो IUPAC नेम हुआ दोस्तों वो इथीन हो गया दोस्तों। फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या होता है दोस्तों? क्लोरोफॉर्म जो होता है उसका IUPAC नेम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन दोस्तों। ट्राइक्लोरोमीथेन IUPAC नेम होता है क्लोरोफॉर्म का। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? ठीक है दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन है। कार्बनिक यौगिक वो होते हैं दोस्तों जिसमें कार्बन होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे जल। क्या जल में कार्बन है? H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, इसमें तो कार्बन नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास अगला ऑप्शन हमारे पास क्या है कि सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको कहते हैं, क्या इसमें कार्बन है? नहीं है दोस्तों। फिर तीसरा ऑप्शन छोड़ के चौथे पे देखते हैं तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये दोस्तों इसमें भी कार्बन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो C ऑप्शन जो होता है क्लोरोफॉर्म, उसमें कार्बन होता है, क्योंकि हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। तो मीथेन में कार्बन हो गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्लोरोफॉर्म में कार्बन होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, कितने % उपस्थित होता है वायुमंडल में CO2 गैस? तो हम सब जानते हैं दोस्तों 0.03% जो होता है वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये लेसन खत्म हुआ। यहीं पे अगले लेसन की तरफ चलते हैं। अगला लेसन हमारे पास क्या है कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या है कि पीरियडिक क्लासिफिकेशन, जिसको कहते हैं पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें जो पहले क्वेश्चन है इसमें, तो इससे शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या क्या है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं दोस्तों? हम सब कुछ पता है, आप सब स्क्रीन रोक के सोच सकते हैं कि कितने वर्ग होते हैं आवर्त सारणी में। ठीक है दोस्तों, आवर्त सारणी में हम सबको पता है कि 18 वर्ग होते हैं आवर्त सारणी में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं दोस्तों? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं दोस्तों? तो आवर्त सारणी में जो दोस्तों होते हैं वो 7 आवर्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मेंडलीफ आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं दोस्तों? मेंडलीफ सबसे पहले जो दिया था वो पीरियोडिक टेबल को लाया था, और भी पहले लाया था बहुत लोगों ने, मगर मेंडलीफ एक जो अच्छा पीरियोडिक टेबल लाया उसने मेंडलीफ लाया। फिर मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का आधुनिकीकरण किया गया है। तो अभी जो है अभी चल रहा है, तो उससे पहले जो इस पीरियोडिक टेबल से पहले चल रहा था मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल चल रहा था। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं दोस्तों? तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में हम सबको मिलते थे 9 वर्ग। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं दोस्तों? आधुनिक आवर्त सारणी जो है हमारे पास अभी, उसमें कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं दोस्तों? ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या है कि ये चारों ऑप्शन है हमारे पास
कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं दोस्तों। तो 18 वर्ग और 9 आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने समय होते हैं, यही क्वेश्चन है दोस्तों। फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी को किस बेसिस पे आपने यहाँ पे जो आधुनिक आवर्त सारणी को किस बेसिस पे लाया गया दोस्तों। आप जब आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, आप तो आप देखेंगे कि परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के बेस पे दिया गया। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन सबसे ऊपर उधर है, फिर हीलियम है इधर है 2 पे। तो ये जो है ना परमाणु संख्या के आधार पे उसको ये सजाया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है वो परमाणु संख्या के आधार। तो आधुनिक अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि आवर्त सारणी में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं। जो क्षैतिज रेखा दोस्तों, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों। हॉरिजॉन्टल जो लाइन होते हैं उसको पीरियड कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं उसको आवर्त। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में आज तक ज्ञात तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आज तक कितने तत्व ज्ञात हैं, मतलब कितने तत्व वैज्ञानिकों को मिल चुके हैं दोस्तों। तो 114 तत्व जो हैं वो मिल चुके हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के आधार वर्गीकरण का आधार क्या था। मेंडलीव जो तत्वों का वर्गीकरण किया था अपने आवर्त सारणी में, अपने पीरियोडिक टेबल में, तो वो किस आधार पे था। तो मेंडलीव ने सर परमाणु द्रव्यमान के आधार पे जो किया था वर्गीकरण किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है दोस्तों, धातु है, अधातु है, उपधातु है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं दोस्तों सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु है दोस्तों, उपधातु है सिलिकॉन। ठीक है दोस्तों, यहीं तक था ये। तो इस कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा और इस तरह के वीडियो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को फैला दीजिए। और यहाँ पे जो है, क्योंकि ये जो हमने जो क्वेश्चंस कराए हैं यहाँ पे, आज हमने 40 क्वेश्चंस कराए 3 चैप्टर से, और इससे पहले भी हमने जो पहला वाला जो वीडियो था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, वो भी जाके देख लीजिएगा। वो केमिस्ट्री पार्ट 1 का था। ठीक है दोस्तों, और ये केमिस्ट्री पार्ट 2 है, मतलब 2 पार्ट में हमने बांटा है दोस्तों इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, उसमें से 2 चैप्टर कवर किया हमने, इसमें से 3 चैप्टर कवर किया दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं 75-80 क्वेश्चंस ऐसे करके कुछ हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं एग्जाम में। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में सजेस्ट करिए कि और किस किस टॉपिक पे वीडियो को बनानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग को क्या क्या किस चीज़ जिसकी ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, और एग्ज़ाम की तैयारी करिए अच्छे से, घर में बैठ के एग्ज़ाम की तैयारी करिए। हर चीज़ की सुविधा मिल चुकी है आई थिंक, तो अच्छे से तैयारी करिए, आप लोग को एग्ज़ाम आने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।